हेलो फ्रेंड्स, रुद्र हियर। ये करंट अफेयर्स सेक्शन है। इन द लास्ट सेक्शन वी सॉ न्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो हमारे भारत का जो मेन न्यूज था, हमारे देश का, ये है इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज इनसफिशिएंट है विदाउट मैप्स। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में जो है मैप्स को भी डाल दिया है। तो जो जो प्लेसेस, चाहे वो जिस भी कारण फेमस है, न्यूज में है, तो उनके प्लेसेस जान लेना जरूरी है। वाई? बिकॉज कि भले ही वो ना पूछे कि इस फला जगह क्या हुआ, लेकिन ये पूछ लेगा अगर जो वो प्लेस न्यूज में है तो ये प्लेस है कहाँ, या उसका बाउंड्री रीजन पूछ लेगा, या किस ओशन के नजदीक है, या उसका पड़ोसी मुल्क क्या है, किससे सटा है, कि कोई स्ट्रेट उसके बगल से गुजरी है या नहीं। तो ये सब जो है इंटरनेशनल न्यूज जो है, मैप्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम मैप्स मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में भी अगर जो कहीं आईआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वहां अगर जो एक रफ जो है मैप बना देते हैं, तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो वहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाराबाडोस एक न्यूज है। बाराबाडोस बिकम्स ए रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, मतलब वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक। कोई हेरिडिटरी नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये है। तो बाराबाडोस है कहाँ? ये हम देखते हैं कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन सी में, अटलांटिक ओशन में है यहाँ पर। ये है बाराबाडोस। तो अभी तक क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ टू जो है, इसकी जो है हेड ऑफ द स्टेट थी। अब इसको रिमूव, ऑफिशियल रिमूवल हो गया है। अब एक ओवरनाइट सेलिब्रेशन भी हुआ था। तो ये 55वां कंट्री है टू बिकम ए रिपब्लिक सेपरेटिंग फ्रॉम ब्रिटेन। तो 400 साल बाद, मतलब इतनी लंबी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुलामी थी इसकी, ब्रिटिश कॉलोनी था ये। तो बाराबाडोस, और जो रिहाना पॉप सिंगर है वो इसकी एम्बेसडर बनी गई, उसको जो है नेशनल हीरो का अवार्ड दिया गया। तो ये बाराबाडोस है, रिपब्लिक बना है ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये कहाँ पर है? कैरिबियन आइलैंड है, ये अटलांटिक ओशन में है। अब देखिए ये क्या है, बांग्लादेश, नेपाल एंड लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकेम डेवलपिंग कंट्रीज। बांग्लादेश, नेपाल की आप लोग जानते हैं मैप्स, इतना तो फेमिलियरिटी होगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपग्रेड कर दिया है फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज। किन देशों को अगर जो ये प्रीलिम्स पूछ लेता है, तो ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, और ये लाओस, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू द लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसके पहले भूटान को जो है डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में डाला गया था 2018। तो हमारे कौन कौन से देश जो है जो नेबरहुड में है वो डेवलपिंग में है, तो उसमें बांग्लादेश और नेपाल भी आ गया, शामिल हो गया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा किया है। तो अब इसके मेंस पर्सपेक्टिव से तमाम इसके जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स पहले है कहाँ देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में, देखिए सोलोमन आइलैंड्स ये यहाँ पर है, और यहाँ पर यूएस का जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां की पब्लिक पे। तो होनियारा इसका जो कैपिटल है। तो ये कभी कभी जो है कैपिटल पूछ लेता है ऐसे आइलैंड्स का, ऐसे देश का, जिसे हमें लगेगा कि भाई ये सब भी पढ़ना जरूरी है क्या, लेकिन नहीं, वो करंट अफेयर्स न्यूज में होता है। तो सोलोमन आइलैंड्स आर ग्रुप, एक वन ऑफ द आइलैंड्स हैं फ्रॉम द आर्कीपेलगो, मतलब जो चेन ऑफ आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक। ये देखिए यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी है, या इंडोनेशिया है। तो ये देखे तुवालू आइलैंड, इससे जुड़ा यूपीपीसीएस 2021 में एक क्वेश्चन आया था। तुवालू आइलैंड कहाँ पर है? ये किरिबाती है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, हमें लगता है कि ये सब भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो सब करंट अफेयर्स के न्यूज में होते हैं। ये माइक्रोनेशिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रो, ये फिजी है यहाँ पर। तो ये सब जो है इतना जो है जानकारी। ये देखिए न्यू कैल्सिडोनिया एक आइलैंड है, और ये फ्रांस का जो है हिस्सा है। तो फ्रांस के भी कई पॉपुलेशन जो है लगभग 30 लाख जो है यहाँ पर है पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पर दंगे भड़क गए। क्यों भड़क गए? वही बिकॉज कि वहां का जो गवर्नमेंट है उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बीजिंग, मतलब चाइना के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया है। तो उसके विरोध में वहां की पब्लिक ने जो है ये सड़कों पर उतर आई, प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गया। तो बीजिंग हैज ओपनड इट्स एम्बेसी इन होनियारा, द कैपिटल ऑफ द सोलोमन आइलैंड्स। और सोलोमन आइलैंड्स ने ताइवान से जो है अपने
रिश्ते जो है डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर लिए, तो मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी का जो है खात्मा हो गया है। और ताइवान प्रो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सोलोमन आइलैंड्स ये न्यूज में है, ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है। सो जो है कहाँ गया रबड़। अब देखिए ये यमन क्राइसिस कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस अराउंड 3,77,000 citizens have died and around 21 million are facing food shortages। तो यमन क्राइसिस है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। सो इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में इस कंट्री का जिक्र हुआ है। तो यमन है कहाँ, ये इसका मैप देख लेते हैं, ये है यमन और इसका कैपिटल क्या है, सना। तो अगर जो मैप्स अगर जो है सामने तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। उसका कैपिटल है सना। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सोमालिया है, यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर कतर है, यहाँ पर बहरीन है, सब पर्शियन गल्फ है। इस पूरे एक्चुअली इलाके को पर्शियन गल्फ कहा जाता है। ओके, तो ये रेड सी है। अब दूसरा न्यूज क्या है, यूएसए बिकम्स ए मेंबर ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी घोषणा जो है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो COP21 में हुआ था, वहां पर जो है इसका जो है अनाउंसमेंट हुआ था। अब यूएसए जो है इसका मेंबर शामिल हो गया है। तो ये पूछ लेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए बिकम 101 101 101वां मेंबर जो है टू साइन द फ्रेमवर्क ऑफ आईएसए। कब साइन किया है, COP26 जो ग्लासगो में हुआ है वहां पर साइन किया है। तो आईएसए हैज बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 6th कमेटी। मतलब कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन में जो है ऑब्जर्वर स्टेटस जो है मिल चुका है। तो यूएसए हैज बिकम ए फुल टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 101st कंट्री पूछ लेगा प्रीलिम्स में ऐसे, तो कौन सी कंट्री है, वो अमेरिका है। अब 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहा, तो ये लोअर पीसीएस के लेवल का सवाल है, तो पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद हाउस कहां पर है। जैसे 2019 में जो है लोअर पीसीएस में ऐसे सवाल पूछ लिया था कि प्रीलिम्स में कि एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया था, लंदन का पूछ रहा था कहां पर है, तो वहां पर एक इवेंट हुआ था, तो हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। रोम डिक्लेरेशन एंड G20 समिट। तो G20 समिट वॉज हेल्ड इन कहा, G20 रोम ऑफ इटली, प्रिसाइडेड बाय पीएम ऑफ इटली। तो मतलब कि इटली की अध्यक्षता में इटली की राजधानी रोम में G20 जो है शिखर वार्ता संपन्न हुई, जिसका मोटो था पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। लोग और हमारी धरती, ये ग्रह और संपन्नता समृद्धि। एजेंडा क्या था, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये भी एक उसमें जो है, हालांकि G20 जो है पहले जो है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ही मीटिंग हुआ करता था, बाद में इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स भी शामिल होने लग गए। तो डिक्लेरेशन बाय द G20 लीडर्स, क्या डिक्लेरेशन हुआ कि $100 बिलियन एवरी ईयर 2025 तक उसको मोबिलाइज किया जाए टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। अब G20 कंट्रीज के मेंबर्स कौन है, तो ये भी याद कर लेना जरूरी है। समटाइम्स ये पूछ लेते हैं कि G7 के कौन से मेंबर्स हैं, G20 के कौन से मेंबर्स हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए बहुत बड़ा नक्शा चाहिए तो एटलस जरूरी है, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया भी है, इंडिया है, यूएस है, यूके है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन ना, देखिए मैक्सिको भी है। तो नॉर्थ अमेरिका में लगभग बहुत सारे ही आ गए, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, इटली, जापान, इंडोनेशिया। ओके, 16th ईस्ट एशिया समिट, पूर्व एशिया का शिखर वार्ता हुआ है, पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअल माध्यम से। इसका गठन कब हुआ, 2005 में। इसके मेंबर्स कौन है, तो ये मेंबर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एशियान मेंबर्स। एशियान में कितने मेंबर्स हैं, 10 हैं, प्लस इंडिया चाइना, प्लस जापान कोरिया, मतलब दो दो करके याद रखिए कि इंडिया चाइना
जापान कोरिया दोनों सटे सटे हैं, इंडिया चाइना भी जो है नेबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी नेबर्स हैं, और यूएस रशिया भी हैं, दोनों दो जायंट्स। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। समटाइम्स प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट ऐसे दे देता है, तो ये भी सही है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। क्वाड, इसकी पहली इन पर्सन मीटिंग हुई है क्वाड मेंबर्स की, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएसए। कहां पर? यूएसए में। पीएम मोदी एड्रेस किए फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड मेंबर्स इन मार्च 2021। क्वाड क्या है? ये 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग है, एक अलायंस कह सकते हैं कि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बाद में इसको जो है चाइना के विरोध में ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया गया था, बाद में इसे भी शामिल कर लिया गया है क्वाड। ये बहुत ही न्यूज में है, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू नो व्हाट आर इट्स मेंबर्स। ऑकस क्या है? ट्राइलेटरल अलायंस। अभी को जो है ट्राइलेटरल अलायंस हुआ है किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ऑकस से याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ये क्या है? मिलिट्री कैपेबिलिटीज पैसिफिक में। पैसिफिक मतलब मेन ऑस्ट्रेलिया का ही मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ऑकस का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके पहले 2016 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का सबमरीन के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे बाद में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने उसको कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से जो है फ्रांस ने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही नाजुक हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको धोखेबाज करार दिया है। क्यों किया है? क्योंकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने अब यूएस से जो है गठजोड़ कर लिया है, क्योंकि यूएस अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी देगा। उसके बाद ऑकस का जो है अनाउंसमेंट हुआ है, ये ट्राइलैटरल अलायंस। वही बिकॉज कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ज्यादा जो है टकराव हो रहा है। अंडर द पैक्ट यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। G20 extraordinary meeting on Afghanistan attended the extraordinary virtual meeting हुआ है। It was called by the current chair of G20। कौन है? इटली। उसके द्वारा अफगानिस्तान पे G20 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुआ है कि किसी एक विशेष मुद्दे पर हुआ है। 13th ब्रिक्स समिट क्या है? ये हुआ 13th ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी प्रेसाइड किए हैं, अध्यक्षता पीएम मोदी की थी। थीम क्या था? थीम पूछ लेता है, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन कंसेंसस। इंट्रा ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं 5, उनके बीच में। इंडिया हेल्ड द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2012 एंड 2016, मतलब कि ये तीसरी बार है, तो 3 बार ब्रिक्स का चेयरमैन बन चुका है इंडिया, 2012, 16, 2020 के। नाटो समिट कहां पर हुआ? द लीडर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के ही विरोध में रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया कि नाटो का मेंबर वो ना बने, उसका मिलिटराइजेशन ना हो यूक्रेन का। रशिया की यही शिकायत है, ताकि वो दूसरा भारत का पाकिस्तान ना बन जाए उसके लिए। तो लीडर्स ऑफ द नाटो हेल्ड समिट इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। क्योंकि नाटो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ब्रसेल्स और बेल्जियम याद कर लीजिए। नाटो समिट, ब्रसेल्स, बेल्जियम, इट्स अ हेडक्वार्टर ऑफ नाटो ग्रुपिंग। कब ये फाउंडेड हुआ? 1949। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर कंट्रीज, और तुर्की भी इसका मेंबर है। तो ब्रसेल्स और बेल्जियम, ब्रसेल्स मतलब बेल्जियम का जो कैपिटल है, वो इसका हेडक्वार्टर है नाटो ग्रुपिंग का। सिडनी डायलॉग क्या है? इट इज द एनुअल समिट ऑफ साइबर। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसका क्या डिजिटल डोमेन का कितना असर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, मतलब सोशल मीडिया वगैरह हुआ, डार्क वेब हुआ, तो इन सब का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, तो इसको डिस्कस करने के लिए, इसका फॉल आउट मतलब इसका क्या असर पड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, तो साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कि देखते हैं हम कि पावर सेक्टर भी एक तरह से जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आता है। तो इसका एनुअल समिट है। इट इज होस्टेड बाय किससे? किसी गवर्नमेंट के द्वारा होस्टेड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीसन थिंक टैंक बॉडी है। थिंक टैंक मतलब जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है इंडिया का, वैसे ये जो है सिडनी डायलॉग है। तो सिडनी डायलॉग इज रिलेटेड टू साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस
8वां ग्लोबल वैश्विक नाइट्रोजन जो है कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? बर्लिन, जर्मनी। बट लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया और ये वर्चुअल माध्यम से हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब ये 2003 में इसकी स्थापना हुई अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ कोई एक ग्रुप है, स्कोप जिसका नाम है साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के समर्थन सहयोग से 2003 में ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस का जो है गठन हुआ और ये 8वां उसका था। ट्राइएनियल इवेंट है that brings together scientists from around the world। साइंटिस्ट का एक जमावड़ा है, एक गठबंधन कह लो, एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म कर लो, जो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, सॉइल, वाटर। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नॉन रिएक्टिव है, N2 है, लेकिन जो हमें प्लांट्स का जो कंजम्पशन होता है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन है। इसलिए प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया चाहिए। तो उसके रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का क्या असर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, सॉइल, वाटर, एयर में, उसके डिस्कशन के लिए साइंटिस्ट्स का एक जो है प्लेटफॉर्म है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस 2003। G20 हेल्थ समिट, G20 का हेल्थ समिट हम देखे थे, अफगानिस्तान पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट है। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इटली, क्योंकि करंट चेयर जो अध्यक्ष जो है इटली था। यूरोपियन यूनियन कहां पर? रोम में आयोजित किया गया हेल्थ के लिए G20 का जो है। अब यहाँ पर रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर दिया गया। तो रोम डिक्लेरेशन है क्या दोस्तों? हेल्थ से जुड़ा है। कंसिस्ट्स ऑफ 16 म्यूचुअली अग्रीड प्रिंसिपल्स, पैंडेमिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ज्वाइंट एक्शन कैसे हो, कैसे जो है कोऑपरेशन हो कंट्रीज और इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ताकि एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल और सेफ वर्ल्ड का जो है निर्माण हो सके, एस्टैब्लिशमेंट हो सके। तो ये रोम में हुआ था। बस ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। P4G समिट क्या है? तो P4G का जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। पार्टनरिंग, P ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल गोल्स, 4G हैं तो 4G, तो P4G ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट वाज होस्टेड बाय साउथ कोरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने मैप डालना भूल गया हूँ। साउथ कोरिया जो है, यहाँ पर एक मैप डालना चाहिए था। तो थीम इसका क्या है? इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी और सोसाइटी को ग्रीन किया जाए, ताकि हम जो है कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर आगे बढ़े। दिस वाज द थीम। तो इट इज एन इवेंट विच ब्रॉट टुगेदर, किसको किसको साथ में लाया कि केवल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, बिजनेस को भी लाना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी जो कचड़ा जो है खा के जो है लेस चिप्स जो है इधर उधर प्लास्टिक फेंक देती है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स मतलब भागीदार, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड P4G समिट। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, इंडिया ने होस्ट किया है इस समिट को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ग्रीन हाइड्रो अलॉन्ग विद द ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स, एक प्लेटफॉर्म है टू शेयर ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स एंड व्यूज एंड हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इन देयर कंट्री। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, वो तो देख ही लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का कैसे इस्तेमाल हो और उसको एक दूसरे लेवल पे यूज करके कैसे जो है इसके इनिशिएटिव्स को एक दूसरे से शेयर करें, एक्सपीरियंसेस को। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है। तो देख लेते हैं व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी से, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ये उसका अल्टरनेटिव है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ऐसा हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जिसका कोई कार्बन फुटप्रिंट ना हो, मतलब जिससे कोई कार्बन उत्पादन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी ना निकले, उसे फुटप्रिंट कहा जाए। इट हैज मेनी एप्लीकेशंस। ग्रीन केमिकल्स बनाया जा सकता है जो सॉइल के लिए भी देखते हैं हानिकारक है सारे फर्टिलाइजर्स। तो ग्रीन केमिकल्स अमोनिया, मेथनॉल कैन डायरेक्टली इसको बनाया जा सकता है फर्टिलाइजर से। मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, बिजली उत्पादन में, केमिकल के निर्माण में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा व्यापक जो है उसका एप्लीकेशन है।
ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अप टू 10% में बी अडॉप्टेड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। जो गैस सिटीज में पाइप्स के द्वारा जो है एलपीजी का सप्लाई है, वहां पर 10% ग्रीन हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग, उसका मिलावट कर सकते हैं और उतना ही इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो दिस हैज गॉट वेरी वाइड एप्लीकेशन। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है। तो इंडिया इज करंटली थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल, तो ऑयल। तो उस सारी खपत को कम करने के लिए इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव उनमें से एक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो रेस टू जीरो कैंपेन, तो यूनाइटेड नेशन लेड कैंपेन है ये, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, किसी एनजीओ का नहीं है रेस टू जीरो कैंपेन। तो ये है क्या, एक गैप को फिल कर रहा है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो लक्ष्य है कि 2050 तक कार्बन तटस्थ हो जाए सब लोग, नेट जीरो कार्बन एमिशन, की जितना हमने कार्बन आसमान में एटमॉस्फेयर में छोड़ा उतना वापस जो है उसको ट्रैप करके कब्जा कर लिया, उसको जो है दोबारा यूटिलाइज कर लिया, कैप्चर किया, स्टोरेज किया, तो नेट जीरो उसे कहते हैं। जीरो नहीं, नेट जीरो, जितना मतलब उत्पादन हुआ, एमिशन हुआ, उतना रिटेन कर लिया, रेस्टोर कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन लेड कैंपेन है कि बिजनेस, गवर्नमेंट, सिटीज वगैरह तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में जो भी गैप, जो भी और अधिक करने की आवश्यकता है, वो रेस टू जीरो, मतलब कि दौड़ लगाओ, समय नहीं है। It means that a group that signs up to campaign pledges to contribute nothing to the global warming by the designated date. तो अगर जो आपने इसको साइन कर दिया, तो आपको जो है शपथ लेना पड़ेगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग जो है में कोई हमारा योगदान नहीं होगा। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, क्या हुआ, ये इंडिया के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज्ड किया गया, इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड किया गया, दिल्ली में। तो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ इसका नाम, जहां पर ऑर्गेनाइज होता है कोई भी इवेंट और वहां पर कोई पैक्ट, कोई समझौता, कोई डिस्कशन अगर जो एक फॉर्मल रूप लेता है, तो उसी के नाम पे जो है, जैसे रोम डिक्लेरेशन है वैसे ये दिल्ली डिक्लेरेशन है। तो अफगानिस्तान पे तीसरा जो है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जो है रीजनल मतलब क्षेत्रीय सिक्योरिटी डायलॉग आयोजन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली में। किस लेवल पे, मिनिस्टर के लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है, किस कंट्रीज के, इंडिया, जो भी उसके अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं जो उससे जो है प्रभावित है, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये क्या एड्रेस करता है, जो तालिबान का टेक ओवर है अफगानिस्तान में, उससे जो उत्पन्न सिक्योरिटी सुरक्षा जो जुड़ा मुद्दा है, उसको टैकल कैसे किया जाए, उसको कैसे फेस किया जाए। तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान है। फरजाद बी गैस फील्ड कहां पर है, ये इंडिया लॉस्ट न्यूज में क्यों है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने डिस्कवर किया था फरजाद बी गैस फील्ड इन द पर्शियन गल्फ, और आफ्टर ईरान अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ईरान ने अब क्या किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सप्लोरेशन और उसके एक्सप्लोरेशन और उत्खनन को, एक्सट्रैक्शन को, गैस को, उसको दूसरे कंपनी, लोकल कंपनी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, ठेका। अब इंडिया के पास वो ठेका नहीं है उसके उत्खनन का, उसके जो है निकालने का गैस तेल को। तो इंडिया लूज कर दिया है। फरजाद बी गैस फील्ड पूछ लेगा एग्जाम में, ये कई सालों से न्यूज में है। सो इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। ये ईरान के हिस्से का है। तो ONGC विदेश लिमिटेड had in 2008 discovered a giant gas field in the Farsi offshore exploration block. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज हुआ है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो है आता ही है कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसका टाइटल क्या था, माई बॉडी माई ओन, मतलब कि अगर जो मेरा शरीर है, तो इस किसी और के कहने से जो है हम ज्यादा जो है जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे। ओके, तो सॉवरेंटी जो है देश में लाने से पहले अपने ऊपर लाएं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। टेररिज्म इन सालेह रीजन, तो सालेह रीजन कहां पर है भैया, ये जो है दक्षिण अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, तो यहां पर देखेंगे आप, यहाँ सहारा डेजर्ट है पूरा नॉर्थ के हिस्से में।
तो सहारा डेजर्ट का जो सादर्न हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, ये एक आर्क है, एक बेल्ट है जिसको सलेह रीजन कहा जाता है। तो सलेह रीजन क्या है? इंक्रीज्ड टेररिज्म को जो है देख रहा है। एक टेररिस्ट अटैक हुआ है बुर्किना फासो में, किल्ड अबाउट 100 पीपल। बुर्किना फासो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो चूंकि बुर्किना फासो न्यूज में है, तो प्रीलिम्स में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंट्रीज, कौन से देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो आपको लगेगा कि सारे देश, दुनिया में जितने देश हैं सारे जो है हमको पढ़ना है, नहीं। जो न्यूज में है उसे पढ़ना है कि उसके नजदीक में कोई जो है सागर है, समुद्र है, कोई स्ट्रेट है, कौन सा देश है। तो बुर्किना फासो क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। सुएज कैनाल ब्लॉकेज, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि ये सुएज कैनाल है। कैनाल मतलब कि यहाँ पर मिट्टी थी, देश दोनों जुड़ा था। इजिप्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर था और बीच में पानी था तो दूसरी जगह कूद के गया, कब्जा कर लिया। इजिप्ट यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ पर पूरा अफ्रीका का नक्शा नहीं है। तो यहाँ से अगर जो कोई जहाज आ रहा है तो यहाँ इसे ब्लॉक कर जाता था। तो 1869 में इसको, इस जमीन को 4 लेन की सड़क जैसे जितनी होती है 6 लेन की सड़क, उतना चौड़ा खन दिया गया ताकि एक जहाज एट ए टाइम पास कर सके। मतलब कि ये बहुत ही नैरो है। तो इससे पूरा अफ्रीका जो क्रॉस करना पड़ता था, 6,000 या 12,000 जो भी किलोमीटर हुआ, आई एम नॉट श्योर, तो वो जो है बाईपास हो गया। तो ये एक तरह से बाईपास है। तो एवर गिवन नाम का जो है एक शिप था, कंटेनर शिप, वो वहां पर फंस गया था, जिससे जो है उतना चौड़ा है कि फंस गया। ओके। तो ये सुएज कनाल है। पनामा कनाल भी ऐसे ही है कि वहां पर लैंड मास था, लेकिन खोद के जो है एक, जैसे एक गाड़ी चली जाए, एक जहाज चला जाए, उतना चौड़ा जो है कर देते हैं। तो सुएज कनाल में कौन सा शिप था? एवर गिवन। ये बड़ा न्यूज में आया था। एवर गिवन कंटेनर शिप था जो है, वो वहां पर फंस गया था। 6 दिन, बड़ा नुकसान हुआ पैसे का। अग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे जो है बांग्लादेश गए, तो वहां पर जो है अग्रीमेंट्स हुए बांग्लादेश और इंडिया में। और वो क्या हुए कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, बिजली जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, पूछ लेगा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश में है। तो उस वहां से जो बिजली बिजली उत्पादन है उसके जो है ट्रांसमिशन पे जो जो तारों की जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा दिया गया भारत की ओर से। और दिसंबर 6 को सेलिब्रेट किया जाएगा मैत्री दिवस। तो चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी बात है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैत्री दिवस, द डे इंडिया हैड फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश। और एक नई पैसेंजर ट्रेन जो है लॉन्च हुई है, कहां से? ढाका, बांग्लादेश, न्यू जलपाईगुड़ी, कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। इनॉग्रेटेड, ये तीसरा पैसेंजर ट्रेन है आफ्टर मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ है? ढाका कोलकाता, दोनों राजधानी। बंधन एक्सप्रेस कहाँ है? खुलना कोलकाता, खुलना बांग्लादेश में है। तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश वैसे भी स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया बांग्लादेश में कौन कौन से ट्रेन हैं? तो बंधन एक्सप्रेस है जो बांग्लादेश के खुलना से इंडिया के कोलकाता तक है। मैत्री एक्सप्रेस है बांग्लादेश के ढाका से इंडिया के कोलकाता तक। और एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है इंडिया के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक। दिसंबर 6 को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसको हम लोग रब कर लेते हैं। ओके। न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। ये फोर्स में आ गया क्यों? 50 कंट्री ने इसको रेटिफाई, समर्थन दे दिया है, रेटिफाई कर दिया है। तो ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। एम्ड एट टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, पीसफुल वाला नहीं, ये वेपन्स वाला है। तो ये प्रिवेंट करता, रोकता है कंट्री को कि आप किसी भी तरह से न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी कोई भी बात चीत, कोई भी डेवलपमेंट, उसका निर्माण, टेस्टिंग, पोजेशन, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया ने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी था। ये जो है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, जो नए न्यूक्लियर जो नए स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उनको तो कहता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास पहले से है उनको कुछ नहीं कहता।
मतलब कि अगर जो यूएस के पास है 50 न्यूक्लियर वेपन, तो उनको ये नहीं कहता कि आप जो है लाओ अब इसका समुद्र में फेंक दो, नहीं ऐसा नहीं कहता, कहता आप रखे रहो। तो ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सा है, पता नहीं क्यों है। तो इंडिया फील्स कि ये डिस्क्रिमिनेटरी, ऑफ कोर्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, तो इसलिए हमने इसे साइन नहीं किया है। क्यों? न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैव नो ऑब्लिगेशन, उनके पास कोई ऑब्लिगेशन, कोई बंधन नहीं है टू गिव देम अप। India's view is that this treaty does not constitute any international law, कि आप कोई ट्रीटी बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का दर्जा ले लिया है। और प्लस कोई कंट्री रख रही है या नहीं रख रही है कि आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस इसमें नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला रीजन है वही सफिशियंट है कि भाई न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो न्यूक्लियर स्टेट्स को आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है उनको आप बोल रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया हैज नॉट सपोर्टेड दिस ट्रीटी। इजराइल टू नॉर्मलाइज टाइज विद मोरक्को, इजराइल ने मोरक्को के साथ टाइज को नॉर्मलाइज कर दिया। मोरक्को है कहाँ? दिस इज द मैप ऑफ मोरक्को। ये है यहाँ, ये अफ्रीकी अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो है हिस्सा है। और किस सागर से जुड़ा है? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के से जुड़ा हुआ है। और प्लस ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है यहाँ पर, उससे भी जुड़ा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी से भी जुड़ा हुआ है। तो मोरक्को इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू मैप पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये वेस्टर्न सहारा, जो ये पूरा सहारा का इलाका है, ये पूरा जो है क्षेत्र सहारा है, सहारा डेजर्ट। तो ये वेस्टर्न सहारा पर भी ये जो इलाका है, तो यहाँ पर मोरक्को जो है अपना जो है कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो मोरक्को हैज बिकम द लेटेस्ट अरब कंट्री टू अग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इजराइल। Agreements have also been struck recently with the UAE, Bahrain and Sudan. तो रिसेंट में इजराइल का किसके किसके साथ समझौता और टाइज जो पहले जो है विरोधी थे परस्पर, अब उनके साथ नॉर्मलाइज हो गया है, सामान्य संबंध हो गए हैं। किसके किसके साथ? वो है इजराइल का मोरक्को के साथ, यूएई के साथ। यूएई किथे है? यूएई यहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के पास। बहरीन भी वहीं पर है, और सूडान यहाँ पर है। तो सूडान ये है, तो सूडान आपका रेड सी से जुड़ा हुआ है, लैंड लॉक्ड नहीं है। तो अलॉन्ग विद इजिप्ट एंड जॉर्डन, इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इजराइल का बहुत पहले ही समझौता नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। तो ये 1 2 3 यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इजिप्ट, जॉर्डन, तो कुल 6 अरब लीग मेंबर हो गए हैं जो इजराइल के साथ जिनका रिश्ता सामान्य नॉर्मल हो गया है, मतलब वो अब विरोधी नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, तो इंडो पैसिफिक है क्या? कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन। तो अब इंडियन ओशन अपने आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है, कि इंडो पैसिफिक जो है दोनों को एक मिला के देखा जाता है। वाई? बिकॉज कि चाइना का इसमें प्रेजेंस बढ़ रहा है। पैसिफिक और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन मिला के फ्रांस का अकेले 30 लाख जनता जो है, इसके कई सारे आइलैंड्स में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का स्टेक यहाँ पर इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और प्लस चाइनीज इन्फ्लुएंस के बढ़ते जो है जोर से जो है इंडो पैसिफिक को एक क्षेत्र के रूप में अब देखा जा रहा है। 21st एडिशन इसका हुआ इंडो पैसिफिक रीजनल क्षेत्रीय डायलॉग, एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो है ये एक इनिशिएटिव कह लो, मैरीटाइम स्ट्रेटजी की, समुद्र में जो है हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, ये है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इट इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। तो इस वर्ष का जो डायलॉग था, जो मेंबर सब लोग आए, तो उसके बीच थीम क्या था? एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, की 21वीं शताब्दी में मैरीटाइम स्ट्रेटजी का क्या एवोल्यूशन होना चाहिए। तो इंपेरेटिव्स क्या है, मजबूरी क्या है, चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, और वे हेड आगे का क्या रास्ता है। इंडिया इन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 4 साल के लिए, 2022 से 2025। 12 नए मेंबर्स का एडिशन हुआ है, वेर इलेक्टेड टू द कमेटी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर किथे है?
फ्रांस में, पेरिस में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। फ्रांस, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। देयर आर टोटल ऑफ 21 रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस कमिटी। कितने मेंबर्स हैं? 21। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस है, पेरिस है। तो इसका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है, जो कमेटी नॉमिनेट करती है कि विरासत स्थलों को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, वो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो वहां पर इंडिया को इलेक्शन मिला 4 साल के लिए, 2022 से 2025। इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। उसका कार्यकारी परिषद जो है, कार्यकारी परिषद का जो है मेंबर बन चुका है यूनेस्को का। इंडिया गॉट री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द 2021 से 25 टर्म। और किसको इलेक्शन हुआ है? जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स, मतलब सब पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के जितने भी देश हैं। जापान भी पैसिफिक में है, फिलीपींस भी आपका वही है, पैसिफिक में, वियतनाम पार्शली जो है इंडियन ओशन में, कुक आइलैंड्स भी यहीं पर है। चाइना वेर ऑल्सो इलेक्टेड टू द ग्रुप फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्टेट्स, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है, एशिया एंड पैसिफिक स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को कंसिस्ट्स ऑफ 58 मेंबर्स फॉर 4-year टेन्योर। ये इंपॉर्टेंट है, 4-year टेन्योर होता है। 2022 से 25, मतलब 21 से 25 वही। और 58 मेंबर्स हैं। इंडिया का इलेक्शन हुआ है 12 जो है, नहीं, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स, चाइना वेर ऑल्सो इलेक्टेड। इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। इंडिया को यहाँ इलेक्शन हुआ है 6वें टर्म के लिए, और इंडिया ने जो है शपथ लिया है कि हम काम करेंगे, ह्यूमन राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? सम्मान से, संवाद से, सहयोग से। संवाद मतलब कि बातचीत से, सहयोग मतलब कोऑपरेशन से। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक बाकी के राष्ट्र जो है हमारी सहायता ना करें। तो संवाद, सहयोग, सम्मान, ये 3 चीजें जो है बहुत ही जरूरी हैं किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। पर्सनल लेवल, सोसाइटल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो सम्मान भी जरूरी है, संवाद भी जरूरी है, सहयोग भी जरूरी है। इंडिया यूएई ट्रेड, यूएई जो है चाइना के बाद इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया। इसके पहले यूएस था। तो यूएई किधर है भाई? इधर है, देखिए यूएई का नक्शा, ये है यूएई। यूएई के पड़ोसी राज्य में कौन है? सऊदी अरेबिया, ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, और ये दोहा भी है, कतर भी यही है, कतर की राजधानी दोहा है। अब ये पर्शियन गल्फ है, कुवैत भी यहाँ पर है। अब पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द जो है, इराक पर्शियन गल्फ में खुलता है, छोटा सा है, दिखता नहीं। कुवैत भी, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ओमान इसका हिस्सा नहीं है पर्शियन गल्फ का। ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओमान जो है पर्शियन गल्फ का हिस्सा नहीं है। सो दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड। अब एफएटीएफ, इसको मैं कहूंगा फाटफ। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में मेंटेन्ड है। और एफएटीएफ है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका गठन 1989 में G7 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके इनिशिएटिव से हुआ। 1989 में। कहां पर? पेरिस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाटफ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटेरिएट कहां पर है? पेरिस में है। तो इसका गठन 89 में हुआ। पहले मनी लॉन्ड्रिंग इसका जो है एक एम था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। बाद में 2001 में जब वहां पर आतंकवादी हमला हुआ यूएस में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसके मैंडेट में शामिल कर लिया गया। इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज ए मेंबर कंट्री ऑफ एफएटीएफ 2010 से। एफएटीएफ में कितने मेंबर्स हैं? 37। एफएटीएफ 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट क्या है? ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, मतलब कि हम आपके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर, मतलब कि कोई भी कंट्री अगर जो ब्लैक लिस्टेड हो गई तो मतलब कि वो
कोऑपरेशन के योग्य नहीं है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं दैट आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। दे सपोर्ट टेरर फंडिंग, मतलब ओपन डिक्लेरेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग इनका रोज का काम है। और ग्रे लिस्ट क्या है? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन्स फॉर सपोर्टिंग, मतलब कि ये सपोर्ट करते हैं कि आप आइए, हम तो करेंगे नहीं, आप आइए हमारे गली मोहल्ले चौराहे पे जो है हम सब मिलके जो है तमाशा देखेंगे और आप जो भी काम करेंगे हम ताली बजाएंगे। तो कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें जो है पाकिस्तान को अभी जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया था, अब उसको बरकरार रखा है, तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर पाकिस्तान। न्यूज ये है कि पाकिस्तान हैज बीन इन द ग्रे लिस्ट सिंस 2018। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी। अभी पाकिस्तान आईएमएफ के पास लोन मांगने गया था तो मना कर दिया था आईएमएफ ने। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, मतलब जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देते हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अदर कंट्रीज से भी आपको जो है लोन्स नहीं मिलेगा। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ कोर्स जब लोन नहीं है, पैसा नहीं है, तो ट्रेड क्या होगा? इंटरनेशनल बॉयकॉट हो ही चुका है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या हलचल मच रहा है, क्या नया एक्टिविटी हुआ है, वो ये है कि चिल्ली पेपर्स उसको वहां पर उगाया जा रहा है, मिर्च। एस्ट्रोनॉट्स जो आईएसएस में हैं वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो खेती करते हैं। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि चिली पेपर्स को पहली बार वहां उगाया गया है, इसके पहले भी और भी वेजिटेबल्स को उगाया गया है, बट ये अब रेड और ग्रीन चिली पेपर्स को भी वहां उगा रहे हैं। ऑफ कोर्स 6 महीना वहां रहना है तो कुछ ना कुछ करना है। तो दिस इज पार्ट ऑफ नासास प्लांट हैबिटेट फॉर एक्सपेरिमेंट। तो पूछ लेगा कि प्लांट हैबिटेट फॉर एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा है, तो ये नासा से जुड़ा है। ओके, नासा से जुड़ा है, इन विच डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट आर ग्रोन इनसाइड द स्पेस स्टेशन फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए। दो, और वो कौन सा चिली पेपर की कौन सी वैरायटी है? हैच चिली पेपर सीड्स। और ये बड़ा कठिन है क्योंकि ये बहुत टाइम लगाता है। पहले जितने भी फूड को ग्रो किया गया उसका टाइम कम था, लेकिन ये चिली पेपर जो सीड्स हैं, हैच चिली पेपर, तो ये ज्यादा जो है टाइम लेते हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग है। कारेन रेबल्स, तो ये कारेन रेबल्स न्यूज में है, ये कहां पर है? म्यांमार में है। ये अपना एक अलग देश मांग कर रहे हैं, म्यांमार न्यूज में है, देख लेते हैं। म्यांमार, इंटरनेशनल रिलेशंस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैप्स, नो मैटर इन प्रीलिम्स और इन मेंस। तो मेंस में अगर जो निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो यू हैव टू ड्रॉ द मैप्स। तो म्यांमार यहाँ पर है। म्यांमार के पड़ोसी देश क्या है? देखिए, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है और लाओस है और थाईलैंड है। ओके, थाईलैंड यहां तक है। कंबोडिया नहीं है, वियतनाम यहां पर है, नहीं है। ओके, तो कंबोडिया जो है आपका जो है ओपन टू सी है, लेकिन लाओस क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, तो लाओस लैंडलॉक्ड है। कंबोडिया ओपन टू सी है। तो दे आर द रेबल ग्रुप्स इन म्यांमार। दे हैव बीन फाइटिंग इन गवर्नमेंट को 1949 से लड़ रहे हैं। खाओ पियो सो जाओ यार, क्यों लड़ रहे हो? फाइटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड कौथोली। तो कौथोली क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं कारेन रेबल्स। मिलिट्री पोस्ट है यहाँ पर, बॉर्डर ऑफ नॉर्थ, यहाँ थाईलैंड है, तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न थाईलैंड, मतलब कुछ यहाँ पर एक मिलिट्री पोस्ट है म्यांमार का, यहाँ यहाँ कहीं। तो वहां पर ये रेबल्स जो है, ये विद्रोही जो है उस पर कब्जा कर लिए हैं। यूनाइटेड नेशन रिमूव्स कैनाबिस, एक ड्रग है, फ्रॉम इट्स मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी। कैनाबिस है क्या? दो रूपों में आता है, चरस और गांजा। तो इनका मतलब कि मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में रख देने से इनका मेडिसिनल यूज भी नहीं हो पा रहा था। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स वोटेड टू रिमूव कैनाबिस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेंजरस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। इंडिया ने वोट किया कि हाँ भाई, इसको निकालो यहाँ से। इंडिया आइडियाज समिट ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये यूएस से जुड़ी बात है, इंडिया से जुड़ी बात है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पूछा भी जा चुका है यूपी पीसीएस में कि कौन जो है ऑर्गेनाइज करता है और इसका थीम क्या है।
ये पूछा जा चुका है 2020 में यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स। तो थीम क्या है? बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर इज जो है दिस ईयर मार्क द 45th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल। बशन चार आइलैंड, ये आइलैंड है बांग्लादेश ने जो है, ये मैप है देखिए बांग्लादेश का, ये बशन चार आइलैंड है। यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया जा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि भाई ये जो है काफी फ्रेजाइल है, काफी कमजोर है और मतलब खतरे में डालने वाला है, लेकिन बांग्लादेश बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये सही है, हमने स्टडी किया है और यहाँ पर इनका जो है आश्रयन 3 एक प्रोजेक्ट का नाम है, उसके तहत जो है यहाँ पर अनइनहेबिटेड आइलैंड था, वहां पर इनको बसाया जा रहा है, भशन चार आइलैंड। क्रा कैनाल प्रोजेक्ट, तो क्रा कैनाल ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको थाई कैनाल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये थाईलैंड का हिस्सा है। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड देखिए यहाँ पर है और अंडमान सी यहाँ पर है, मतलब यहाँ है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो इन सबको जोड़ने वाला मतलब क्रा कैनाल, ऐसे इसको जोड़, ऐसे काट दिया जाएगा, जैसे स्वेज कैनाल है उसको खोद के जो है उसको चौड़ा कर बीच में जो है एक जहाज के जाने का रास्ता बना दिया गया है, वैसे यहाँ पर भी जैसे पनामा कैनाल है वैसे यहाँ क्रा कैनाल बनाया जाएगा। इससे क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे इतना ज्यादा जो ओवरलोड है, इतना ज्यादा यहाँ ट्रैफिक है, ये कम हो जाएगा और प्लस 2000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। पॉसिबल नहीं, यही क्रा कैनाल है, ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा ट्रांजिट का स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का। चाबहार प्रोजेक्ट ये ईरान में है, इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कर रही थी। यहाँ से जो है एक रेलवे लाइन बनेगा जहेदान, जहेदान के बाद हम अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे। तो पाकिस्तान को बाईपास करने का एक तरीका है चाबहार प्रोजेक्ट, अरेबियन सी के द्वारा, यहाँ से सी से जाएंगे और यहाँ चाबहार पोर्ट से हम जो है ट्रेड डायरेक्ट अफगानिस्तान, ईरान और ऊपर के सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं यहाँ पर, उनसे हमारा ट्रेड का रास्ता खुल जाएगा, ये पाकिस्तान जो है ब्लॉकेज नहीं बनेगा। तो ट्राइलैटरल वर्क दिसंबर 2020 में इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान मिले हैं। चाबहार पोर्ट हमने बता ही दिया है कहां पर है, गल्फ ऑफ ओमान में है, मतलब पर्शियन गल्फ में नहीं है, ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में है। ये आएगा मैप से रिलेटेड, पर्शियन गल्फ तो आपका यहां पर है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान इज नॉट ए पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ, इट्स ए पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया है बुर्का पे, नकाब पे, पब्लिक प्लेसेस में, कि आप जो है, हालांकि मेंशन नहीं किया है बट बोला है कि आप वहां पर रेफरेंडम चलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पब्लिक से डायरेक्ट वोट मांगा जाता है हर एक इशू पे। तो 51-52% जनता ने बोला है कि नहीं नहीं जो है चेहरे को नहीं ढक सकते आप। तो स्विट्जरलैंड जो है, वहां पर हमारे देश की तरह कानून नहीं बनता है कि वहां रिप्रेजेंट एमपी एमएलए बना रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक बनाती है। तो स्विस वोटर्स वोटेड टू बैन फुल फेस कवरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। स्विट्जरलैंड का न्यूज में है तो इसका मैप देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, फ्रांस यहाँ पर है, स्पेन है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, यहाँ बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ये मेडिटेरेनियन सी है या इटली है। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है मैप। स्विट्जरलैंड का पड़ोसी मुल्क कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein यहाँ पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 देशों में नई दूतावास खोला है, वो देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, पैरागुए और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब ये देश देख लेते हैं कहां पर है। एस्टोनिया देख लिए, बाल्टिक सी के पास है, मतलब लैंडलॉक नहीं है, ये ऊपर है सब, फिनलैंड के जस्ट यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लातविया नीचे, एस्टोनिया ऊपर है, यहाँ पर रशिया है। ठीक है, और यूक्रेन कहाँ देख लेते हैं, जहां पर अभी लड़ाई चल रही है, ये यूक्रेन है। बेलारूस ये है, ये सब पहले जो है यूएसएसआर के हिस्से थे, जॉर्जिया है। तो ये एस्टोनिया हो गया। पैराग्वे कहाँ पर है? ये पैराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका में है और ये लैंडलॉक्ड है। और डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ है? ये कैरेबियन आइलैंड है। तो ये पूछ लेगा, आजकल पूछता है कि जैसे पैसिफिक में जितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, पूछ लेगा इनमें से कौन से आइलैंड जो है कैरेबियन सी में है। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा है कि इनमें से कौन सा आइलैंड्स जो है कैरेबियन आइलैंड्स का हिस्सा है या नहीं है, उससे रिलेटेड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कौन से सी में आइलैंड्स जो है जो न्यूज में है वो कहाँ पर है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ पर है, कैरेबियन सी में है, ये कहीं नहीं है। अटलांटिक ओशन मान सकते हैं, कैरेबियन सी मान सकते हैं, पैसिफिक में नहीं है। और डोमिनिकन रिपब्लिक का जो है राजधानी क्या है, राजधानी भी पूछ लेता है जो भी कंट्री आइलैंड न्यूज में होता है, सैंटो डोमिनिको। तो ये हो गया प्यूर्टो रिको, यूएस पे इसका अधिकार है, ये भी जो है कैरेबियन आइलैंड है। मालदीव्स बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो मालदीव्स का जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला शाहिद, उसको जो है 76वां जो सत्र है यूनाइटेड नेशन जनरल संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2021-22, उसका जो है उसको अध्यक्ष घोषित किया गया। इंडिया ने इसको वेलकम किया है। इंडिया से मालदीव्स जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिक आइलैंड है। यहाँ पर एक न्यूज और है, ये जो अड्डू अटॉल है, पूछ लेगा अड्डू अटॉल किस देश का हिस्सा है, तो वो मालदीव्स का है। तो ये है इक्वेटर, देखिए यहाँ इक्वेटर जा रहा है, तो इक्वेटर के नजदीक नीचे है, पूछ लेगा इक्वेटर के ऊपर है या नजदीक नीचे है। तो अड्डू अटॉल जो है मालदीव्स का हिस्सा है, इक्वेटर के नीचे है। तो अड्डू अटॉल में मालदीवियन पुलिस को ट्रेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर एक ट्रेनिंग जो है पुलिस ट्रेनिंग फैसिलिटी का जो है खोला है अड्डू अड्डू में। और अड्डू अटॉल में एक एक दूतावास भारत का माले में है यहाँ पर, ओके। लेकिन हम जो है भारत सरकार यहाँ पर भी एक जो है दूतावास खोलना चाह रही है, लेकिन मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है अभी इसकी जो है परमिशन नहीं दी है, वहां की पब्लिक जो है इसका विरोध कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो है वहां के रेसिडेंट्स को वीजा सर्विसेज को जो है जल्दी क्लियरेंस देने के लिए है, और भी हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है। यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि यूएनएचसीआर की जो बॉडी है उसने एक रिपोर्ट निकाला है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो ये पूछ लेगा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ओके, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब है, 20 जून। तो ये सारे जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 कंट्रीज जो रेफ्यूजी शरणार्थियों को जो है आश्रय दे रहे हैं, उनमें से सबसे सबसे ज्यादा जो है कौन है, तुर्की है, फिर कोलंबिया है, फिर पाकिस्तान है। 3 कंट्री याद रखो, सबसे ज्यादा तुर्की है। और कहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी आ रहे हैं, तो सीरिया है, वेनेजुएला है। लीव नो वन बिहाइंड, ये क्या है, ये एक मुहिम है, एक कैंपेन है। यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी 2030, उसका ये मुहिम उसका हिस्सा है कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी आइलैंड को, मतलब कि जो एकदम पिछड़े हैं उनको सबसे पहले जो हम पकड़ेंगे और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको जो है एसडीजी का हिस्सा बनेगा, सब जो है इसके फ्रूट्स जो है इसके हिस्सेदार होंगे। सो कीप विजिटिंग माय वीडियोस फॉर नेक्स्ट सेशंस ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एनर्जी। थैंक यू।